रिहैबिलिटेशन की जब भी बात की जाती है तो इसमें दो तरह के गोल प्राइमरीली सेट किए जाते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। अब सारी थेरेपी, सारा इंटरवेंशन, सारी चीज़ें इसी के अंडर आती हैं। इसको अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया तो फिर आप अपने बच्चे में डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखते जाएंगे और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और वो हमेशा के लिए इम्प्रूव होगा। नहीं तो मैक्सिमम लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि वो कुछ थेरेपीज करते हैं, बच्चे में सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते, कुछ समय बाद वो प्रॉब्लम फिर से वापस आती है और धीरे धीरे करते करते ठीक होता, वापस आता, ठीक होता, वापस आता। ये रेकरिंग एक प्रॉब्लम होने लग जाती है। तब समझ नहीं आता कि कहाँ गलती हो रही, क्या कर रहे, थेरेपी भी जा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा कि आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे आपका ध्यान है, प्रोसेस को आप समझते ही नहीं हैं। और प्रोसेस को आप नहीं समझते हैं कि सही तरीका क्या है, तो वहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है। इसलिए हम समझा रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखिए वीडियो। देखिएगा तो आपका भला होगा। मैक्सिमम लोग नहीं देखते हैं तो फिर उनका नुकसान है। तो हड़बड़ी नहीं चाहिए, जिनको हड़बड़ी है वो ये वीडियो ना देखें। ऑटिस्टिक बच्चे के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं आपको तो बेहतर पता होगा, आप अपने बच्चे में देख लीजिए। मेजर इश्यूज में होता है कि उसमें आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होना, सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होना, एक जगह स्थिर नहीं बैठना, एक एक्टिविटी पे फोकस नहीं करना, अटेंशन की कमी, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें पहले आती हैं। बोलता नहीं है, कमांड फॉलो नहीं करता है, एडीएल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं करता है, लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये बाद की बातें। तो जैसे इनिशियली आप देखेंगे कि बच्चा बैठता ही नहीं है, बैठेगा तब तो कुछ देखेगा, समझेगा, सीखेगा। तो बस पहले इस पे काम करना है। शॉर्ट टर्म गोल में यही तो आया। बच्चा जब स्थिर बैठेगा, सामने क्या एक्टिविटी हो रही है उस पर फोकस करेगा, तब धीरे 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 करके उन बातों को समझेगा, प्रोसेस करेगा, यूज टू होगा। उसके बाद सेंसरी प्रोसेसिंग का फंक्शन उसका इन्हेंस होगा, इम्प्रूव होते जाएगा। तो उसका जो न्यूरोलॉजिकल एज गैप है वो मेंटेन, अब वो जैसे गैप है कि मान लिया किसी बच्चे का फिजिकल एज 4 साल है, न्यूरोलॉजिकल एज है तो उसका 3 साल का, तो 1 साल का जो एज गैप कि शरीर उस हिसाब से बढ़ गया लेकिन उतनी समझदारी नहीं बढ़ी, तो 1 साल का एज गैप 1 साल की थेरेपी से मेंटेन नहीं होगा। हो सकता है कि 2 साल 3 साल थेरेपी करनी पड़े, लेकिन वही आपको उस न्यूरोलॉजिकल एज गैप को भरने के लिए आपको साल भर का एज गैप है तो 9 महीना करने के लिए, 6 महीने करने के लिए सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप थेरेपी की नीड होती है। तो हम इस पे बताते हैं, आप इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, इसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो ही इम्प्रूवमेंट सही होगी और वो कंसिस्टेंट होगी और वो हमेशा लाइफ लॉन्ग वही चीज़ें बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। नहीं तो भटकते रहिएगा, भागते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। सबसे पहला काम होता है कि बच्चे को कमांड फॉलोइंग कराना। कमांड फॉलोइंग के लिए क्या जरूरी है? उसका स्थिर बैठना। स्थिर बिठा लिए। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को आप नीचे बिठाइए, फ्लोर मैट बिछाइए, वहाँ बिठाइए, ईजिली एक्सेसिबल होगा। अगर भाग रहा है फिर से आप पकड़ के बिठा सकते हैं। आइडियल स्टार्टिंग पोजीशन होना चाहिए आपका, पालथी मार के या फिर चुक्कू मुक्कू जो स्क्वाट सिटिंग होता है उसमें बिठाएं। बच्चे को प्रॉपर आई कांटेक्ट दें, उसको भी कहें कि उस आपको देखे। तो सिटिंग, प्रॉपर आई कांटेक्ट। उसके बाद जैसे हमने कहा कि हाई 5 तो बच्चा उधर से हाई 5 दे रहा है, हाई 10 तो हाई 10 दे रहा है, लो 5 लो 10 हो गया। थम्स अप, कई बार क्या होगा कि प्रॉपर ग्रिप नहीं है, थम्स अप नहीं कर पाएगा। आपको समझ आ गया कि इशू है, हैंड ग्रिप का इशू है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड्स जो हैं तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये समझ आ जाएगा थम्स अप नहीं कर रहा है। इस पर भी वर्क करना है बाद में। उसके अलावा जैसे कि ये टिपिंग वगैरह की बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा मान लिया कि कहे कि ये उंगली उठाओ, ये उंगली उठाओ, ये उंगली उठाओ, ये सारा हैंड जेस्चर्स जो भी हैं वो बच्चे को सिखा रहे हैं, तो एक प्रॉपर कमांड लेने की बात हो गई। उसके बाद जैसे एजुकेशनल बीड्स की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सामने रखी हमने, उसको कहे कि ये उठाओ, इसमें लगाओ,
शुरू में हो सकता है कि नहीं समझे, प्रॉपर आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसका डेवलप नहीं हुआ है, प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ है, तो शुरू में हो सकता है प्रॉब्लम हो। उसको थोड़ा असिस्ट करेंगे, वो उसको लगाएगा, तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी हुई। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हम बता रहे हैं कि जैसे कि हैंड जेस्चर्स की बात कर रहे थे, ये धागे में वो जो बीड लगाने की बात कर रहे थे, इसमें सब में क्या हो रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आंख और हाथ का कोऑर्डिनेशन हो रहा है। वो स्थिर बैठा है, आपसे प्रॉपर आई कांटेक्ट कर रहा है। तो इस चीज को वो धीरे 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 प्रोसेस करेगा और फिर ये सारे प्रोसेस को वो एंजॉय करने लगेगा, तब वो आपके साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। आपको पूजा करनी है, आपको ध्यान करना है, आपको योगा करना है, साधना करना है, प्राणायाम करना। दौड़ते हुए आप पूजा कर सकते हैं क्या? दौड़ते हुए संभव नहीं है। हम एकांत जगह ढूंढते हैं, साफ सुथरी जगह ढूंढते हैं, वहाँ बैठते हैं, ज़्यादा कोई आवाज़ ना आए, घर में कुछ किच हो रहा है तो उसकी आवाज़ ना आए, कि शांति से बैठें, आँख बंद करें, यहाँ ध्यान टिकाएं। ये सारी चीज़ें कंसंट्रेशन की है। तो बच्चों में भी जब आप कुछ सिखाने के पर्पज़ से कुछ कर रहे हैं तो पहले कंसंट्रेशन तो ज़रूरी है ना। तो बच्चे का स्थिर बैठना और ये सारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी करना, तो इससे धीरे 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 देखेंगे कि बच्चे में काफ़ी हद तक अटेंशन एंड फोकस डेवलप होना शुरू हुआ। ये पहला स्टेप। अब बैठता नहीं है, भागते रहता है, रेस्टलेसनेस है, तो इन सारी चीज़ों को और भी कुछ थेरेपी करनी होगी। हैंड फ्लैपिंग वगैरह करता है, हाथ वाथ हिलाते रहता है, ये तो कॉमन है। तो इसके लिए डीप टिश्यू कंप्रेशन सबसे ज़रूरी चीज़। डीप टिश्यू कंप्रेशन क्या होता है? पूरे बॉडी टिश्यू को आप तो समझते हैं, इतना तो कोशिका और ऊतक जिसको टिश्यू बोलते हैं, इतना तो सब लोगों को पता है। तो जैसे अगर नेल कंप्रेशन की ही बात करें तो नेल हुआ, इसको कंप्रेस किया, 5 सेकेंड होल्ड किया, 10 रिपीटिशन कर दिया, सबका कर लिया। फिर ये होता है डीप टिश्यू कंप्रेशन। यहाँ दबाया, जेंटल कंप्रेशन दे रहे हैं, 10 सेकेंड या 5 सेकेंड अपने हिसाब से होल्ड कर लीजिए, यहाँ 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 10 to 20 रिपीटिशन सारे एक्टिविटी में। हाथ में भी, इसमें भी ऐसा ही, हेड कंप्रेशन, फेस कंप्रेशन, पूरे बॉडी का कंप्रेशन कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये बच्चे को काफ़ी हद तक सूदिंग, कामिंग एक्टिविटी ये होती है बच्चों के लिए, या फिर हमारे लिए भी। हमको हेडेक होता है तो कैसे दबाते हैं या किसी से दबाते हैं, तो काफ़ी हद तक लगता है कि रिलैक्स मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो इससे भी बच्चे में भागने दौड़ने और बेचैन होने वाला जो नेचर है वो काफ़ी हद तक कम होगा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जैसे वो खाना वाना नहीं खाते, सूखा क्रंची कुछ होगा खाने का तो वो तुरंत मुंह में ले लेंगे, खा लेंगे। गीला कुछ होगा, खिचड़ी जैसा, जो भी जिसमें का भी टेक्सचर थोड़ा गीला सा होगा, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। मुंह में दाल चावल लग गया अगर इधर में, तो तुरंत नया कपड़ा भी क्यों ना हो उससे पोंछ के हटाएंगे। तो वहाँ सेंसरी डिफेंसिवनेस, टेक्टाइल डिफेंसिवनेस का नेचर है। हेयर कट, नेल कट नहीं करने देते, टेक्टाइल डिफेंसिवनेस का नेचर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवर सेंसिटिविटी है और ये जल्दी ख़त्म होना चाहिए। जल्दी ख़त्म नहीं होगा तो बच्चा बेचैन सा रहेगा, भागते रहेगा। अब जैसे कि वो कुछ खा भी नहीं रहा है, अब शरीर में क्या है कि सिर्फ चिप्स कुरकुरे जाएगा तो चिड़चिड़ापन तो बढ़ेगा ही। क्रंची चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें, आप पापड़ दिन भर खिलाते रहेंगे, तेल में छानेंगे तो वो सारा चीज़ तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए उसको, इसके लिए जैसे कि हमने बताया ओरोमोटर स्टिमुलेशन, कई सारे वीडियो में हमने बताया, उस पर वर्क होना चाहिए। सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए सेंसरी ब्रश यूज करना चाहिए। टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए डिफरेंट टेक्सचर्स यूज करने चाहिए। कई सारे बच्चों में ऑडिटरी इश्यूज होते हैं, ऑडिटरी सीकिंग नेचर या ऑडिटरी अवॉइडिंग नेचर होता है कि कुकर की सीटी, मिक्सर ग्राइंडर बजा तो तुरंत कान बंद कर लिया। उसके लिए अलग अलग मेटल का ग्लास, अलग अलग तरह के साउंड्स, हेडफोन वगैरह पहना के ऑडिटरी स्टिमुलेशन देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे विजुअल ऐसे आँख तिरछा करके देखते हैं, चीज़ों को नचा के देखते हैं, एक पैटर्न में लगाते हैं। उन बच्चों के लिए क्या होता है कि उनका ब्लाइंड फोल्ड करना, आँख बंद करना, कंसंट्रेशन की एक्टिविटी कराना। इसके अलावा विजुअल स्टिमुलेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कराना चाहिए।
इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को देखेंगे कि डिफरेंट कुछ भी मिलेगा ना तो उसको ऐसा लेकर सूंघेंगे, या नॉन एडिबल आइटम्स मुंह में डाल लेंगे। ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग, ओरल स्टिमिंग बोलते हैं। नॉन एडिबल आइटम जैसे गंदा कपड़ा या फिर कुछ भी ज़मीन में गिरा हुआ कुछ भी मिला उसको मुंह में डाल लिया, ओरल स्टिमिंग है। ओरल मोटर स्टिमुलेशन यहाँ भी इफेक्टिव होता है। इसके अलग तरह के अप्रोचेज हैं। तो ये ओवरऑल सारी एक्टिविटीज़ करने से क्या होगा कि इनिशियली जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और ये प्रॉब्लम्स जब रिजॉल्व हो जाते हैं कम से कम 3 से 4 महीने का समय इसमें लगता है, और इस 3-4 महीने में ये 70-80% ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। तब आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपको प्रॉपरली वर्क करने दे रहा है, आपके और उसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। अब वो आपको एक्टिविटीज़ में कोऑपरेट कर रहा है। इतने दिनों में आप भी वेल ट्रेंड हो गए, सब समझ गए कि कैसे इसके इमोशनल मेल्टडाउन वाले कंडीशन से, कैसे इसके टेंट्रम से, कैसे इसके बदमाशी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कैसे मैनेज करते हुए बच्चे पे थेरेपी इम्प्लीमेंट करना है, आप भी इतने दिन में समझ जाते हैं। तब फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए उसका प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन, असेसमेंट प्रोफॉर्मा, और उसके बाद से थेरेपी चार्ट प्रिपेयर्ड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग थेरेपी प्लान की जाती है। पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जब थेरेपी इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे कि आपका बच्चा अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से जुड़ते गया। उसमें क्या क्या आता है ब्रीफ में बता देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में उसके पे डिटेल में चर्चा करेंगे। उसमें जैसे सोशल इंटरेक्शन का पार्ट हो गया, एडीएल ट्रेनिंग हो गई, स्पेशल एजुकेशन हो गया, इसके अलावा जो परसेप्शन स्किल्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो गई, वर्बल कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हो गई, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो गया, ब्रेन जिम एक्टिविटी हो गई, सोशियो इमोशनल स्किल्स कैसे डेवलप करना, इस पे काम करना, ओवरऑल बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे बनाना, वो लॉन्ग टर्म गोल में आता है। तो उसमें क्या क्या इनिशियली कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अब वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, लोगों को समझ नहीं आएगा। तो ये वीडियो जितने लोग देख चुके हैं या देख रहे हैं, आप लोग अपना ओपिनियन इस वीडियो पे ज़रूर देंगे कि कैसा लगा, और इस तरह के आपके मतलब पेरेंट्स फ्रेंडली वीडियो बनाने के लिए टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे। जितने लोग भी देश दुनिया जहाँ से भी देख रहे हैं ये वीडियो, एक बात समझ लीजिए कि आप अगर अपने बच्चे का सही तरीके से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़े, ये नहीं कि कुछ दिन ठीक रहा फिर से वहीं आ गया वाली प्रॉब्लम, तो फिर उस तरह का नहीं चाहते। आप चाहते कि बच्चा आपका सही से इम्प्रूव करते जाए, कभी भी पीछे होकर देखना ना पड़े, साल 1.5 साल बाद वो आसपास के जिन बच्चों को आप देख के सोचते हैं कि इसके तरह हो जाए वो भी हो जाए। उसके लिए आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस, असेसमेंट और बच्चे के लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान की नीड होती है। तो उसके लिए सही डॉक्टर का, सही थेरेपिस्ट का चुनाव करना निहायती ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। 3-4 महीने में ऑलमोस्ट आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बच्चे के केस को हम पूरी तरह से आपको समझा देते हैं और कैसे डील करना, ये सारी बातें बता देते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तब आपका रास्ता और आसान हो जाएगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मैनेजमेंट का है, उनसे डिस्कस करें। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे साथ बच्चे का कंसल्टेशन करा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। धन्यवाद।